हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो से आंकिक प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पिछले वीडियो में पहली यूनिट के आंकिक प्रश्नों, मुख्य आंकिक प्रश्नों को हमने समझा था। आज हम समझने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 अर्थात अध्याय नंबर 3 के आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। सबसे पहला आंकिक प्रश्न है बच्चों, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना किया जाए, उसकी लंबाई को 2 गुना किया जाए तो अब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब हम पहले ये समझे कि हम किस सूत्र का इसमें उपयोग करेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है तो लंबाई बढ़ती है, मोटाई घटती है, सही सी बात है, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यदि हमें इस क्वेश्चन को पूरा करना है तो प्रतिरोध के एक ऐसे सूत्र का उपयोग करना होगा जिसमें लंबाई और आयतन आता। यदि ऐसा होगा तो उसमें परिवर्तनशील राशि केवल लंबाई होगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। माना एक तार की लंबाई L व आयतन V, तो तार का प्रतिरोध, अब देखते हैं तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो सूत्र होता है इसके लिए बच्चों R बराबर रो इंटू एल स्क्वायर और बटे में आता है V। इसमें रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, एल को बोलते हैं लंबाई, और ये जो V है ये है आयतन। ठीक है, इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अब आगे हमें इसमें लिखना पड़ेगा, जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो समीकरण 1 से क्या होगा आप देखें, तो समीकरण 1 में रो जो है ये तो पहले ही नियतांक है और V भी नियतांक होगा, क्योंकि अभी हमने समझा कि जब भी किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो V भी एक नियतांक है, तो ये दोनों नियतांक है। यदि इन दोनों को यहां से हम हटाएंगे तो क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं बराबर का निशान समानुपात में बदल जाएगा। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा इसके बाद कि जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो समीकरण 1 से क्या होगा, तो R समानुपाती हो जाएगा L स्क्वायर। अब बच्चों आप देखिएगा कि समानुपाती है तो इससे अनुपातिक सूत्र हम कैसे बनाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये इसके समानुपाती है तो इन दोनों का अनुपात समान होगा। अब उसको लिखेंगे कैसे, तो यह लिख के इसको हम लिखेंगे R2 बटे R1। बच्चों 2 मतलब बाद वाला और 1 मतलब पहले वाला, तो ये हो गया बाद वाला प्रतिरोध, ये हो गया पहले वाला प्रतिरोध, बराबर होगा L2 बटे L1, बाद वाली लंबाई बटे पहले वाली लंबाई और इसका होल स्क्वायर। ये सूत्र बन गया। अब हम आगे प्रश्न के अनुसार चले। तो प्रश्न आपने सुना हो, तो हमने तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना किया था, मतलब बाद वाली लंबाई पहले वाली लंबाई का 2 गुना है। तो हम क्या लिखेंगे, किंतु प्रश्नानुसार बाद वाली लंबाई बोले तो L2, पहले वाली लंबाई बोले तो L1 का 2 गुना है, ये ऐसा है। तो इस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे। तो अतः ध्यान से देखिएगा, अतः R2 बटे R1 बराबर, ये क्या लिखा हुआ देखो आप, L2 किसके बराबर है, 2L1, तो यहां रख देते हैं 2L1, बटे में क्या आएगा L1, ये लिखा हुआ है, और इसका होल स्क्वायर। बच्चों L1 से L1 कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, R2 बटे R1 बराबर होगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि L1 से L1 तो कट गया, तो 2 का वर्ग कितने हो जाएंगे, 4। हमने इस R1 का उधर क्रॉस गुणा कर दिया, तो R2 बराबर हो जाएगा 4R1। कहने का मतलब क्या निकला कि तार की लंबाई को, यदि हम तार को खींचकर यदि हम उसकी लंबाई को 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। बच्चों ये बात ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आप ध्यान से देखें, मैंने ये जो क्वेश्चन है ये तार की लंबाई को 2 गुना करने के लिए हल किया है। मान लो परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए, तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना किया जाता है, तो अब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, प्रक्रिया पूरी एक ही रहेगी।
यहां तक सवाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो यहां पर 2 गुना लिखा है, 2 की जगह अपन को 3 करना है। यदि यहां 3 करेंगे तो यहां भी 3 आएगा, और यहां 3 आएगा तो 3 का वर्ग 9 होंगे, तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। तो ऐसे ही यदि मान लो तार को खींचकर उसकी लंबाई को 4 गुना किया जाए तो यहां 2 की जगह 4 आएगा, तो यहां भी 4 आएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएंगे, तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पहला अंकित प्रश्न है। अब हम देखने जा रहे हैं इस अध्याय में दूसरा अंकित प्रश्न, मतलब इस यूनिट में दूसरा अंकित प्रश्न। बच्चों दूसरा अंकित प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो बैटरी से अधिकतम कितनी विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है? तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया है इसमें। तो इसमें दिया है बैटरी का विद्युत वाहक बल। बच्चों विद्युत वाहक बल को हमने ई से दर्शाया, कितना दिया हुआ है? तो 12 वोल्ट। आगे बढ़े तो उसमें दिया हुआ है आंतरिक प्रतिरोध। बच्चों आंतरिक प्रतिरोध आपको याद होगा, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। इसका मान दिया हुआ है 0.4 ओम। पूछा जा रहा है कि बैटरी से अधिकतम कितनी विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है, मतलब हमें आई मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो बच्चों याद रखिएगा, आई मैक्सिमम का सूत्र यह होता है ई बटे स्मॉल आर, मतलब विद्युत वाहक बल बटे आंतरिक प्रतिरोध बराबर बैटरी से प्राप्त होने वाली अधिकतम विद्युत धारा। अब ध्यान से देखिएगा, ई का मान कितना? 12, बटे में क्या लिखा? 0.4। 0.4 को यहां रख देते हैं, सॉरी आर लिखा, आर का मान 0.4। यहां से दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक 0 लग जाएगा, ये हो जाएंगे 120, और बटे में कितने हो जाएंगे? 4। 120 में हम 4 का देंगे भाग, तो 4 दिया 12 ने 7 में क्या आ जाएगा? 0। ये आई मैक्सिमम का मान होगा। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो हम कहेंगे अधिकतम कितनी विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है? तो 30 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, अगला जो अंकित प्रश्न है, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। इसमें बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। इससे बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर उसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया, हमें उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा क्या दिया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है बैटरी का विद्युत वाहक बल, बोले तो ई, कितने ओम, कितने वोल्ट दिया? तो 10 वोल्ट दिया। और आंतरिक प्रतिरोध बच्चों स्मॉल आर कितना है? 3 ओम है। जब इस बैटरी से बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया, तो जो विद्युत धारा प्रवाहित हुई वो 0.5 एम्पियर है। तो प्रवाहित विद्युत धारा आई बराबर 0.5 एम्पियर। यह है, हमें ज्ञात करना है जोड़ा गया बाह्य प्रतिरोध, मतलब कैपिटल आर, यह अपन को ज्ञात करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए हमें ऐसे सूत्र का उपयोग करना होगा जिसमें चारों आते हैं। तो आपको याद हो, अध्याय 3 में आपने पढ़ा है, वो सूत्र होता है आई बराबर ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल। ये सूत्र होता है। जो जरूरी मान है दिए गए हैं उनको अपन यथास्थान रख देते हैं। पढ़िए, ये आई का मान 0.5 बराबर ई का मान 10, बटे में क्या लिखा? स्मॉल आर का मान 3, प्लस क्या लिखा? कैपिटल आर। अरे ये तो अपन को ज्ञात करना है, तो इसको जैसा है वैसा छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा? 10, बटे कितने होंगे? 3 प्लस आर। इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्रॉस गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 प्लस आर, बराबर इसका क्रॉस गुणा इधर करेंगे तो 10 दूनी 20। हमें मान चाहिए आर का, तो 3 को उधर पलट देते हैं, तो ये जो 3 प्लस का है ये उधर जाएगा माइनस का, तो आर बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3, तो आर बराबर आ जाएगा 17। और ये होगा जोड़ा गया बाह्य प्रतिरोध। ये बच्चों तीसरा अंकित प्रश्न है। चौथा अंकित प्रश्न हम देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा।
बच्चों चौथा अंकित प्रश्न है, कमरे के ताप, ध्यान सुनिएगा, कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर एक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है, तो वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर प्रतिरोध 117 ओम हो, 117 ओम हो, जबकि तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 गुणित 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अंकित प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर दूं, कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर एक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, तो वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर प्रतिरोध 117 ओम हो, जबकि तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 गुणित 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो देखें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध, तो प्रारंभिक ताप 27 डिग्री सेल्सियस, इस पर तार का प्रतिरोध मतलब R1 कितने ओम है, 100 ओम है। ठीक है, दूसरा जो प्रतिरोध दिया हुआ है वो है बच्चों 117 ओम, और जो प्रतिरोध ताप गुणांक आपने पढ़ा होगा अध्याय 3 में, प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से दर्शाते हैं। बच्चों इसका मान दिया हुआ है 1.7 गुणित 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा का मान। तो ये पूछ रहा है बाद वाला प्रतिरोध, बाद वाला ताप ज्ञात कीजिए, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, T2। तो इसके लिए ऐसा सूत्र उपयोग में लाना पड़ेगा बच्चों जिसमें ये सभी राशियां आती हैं। ठीक है, तो वो सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे में R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो हम इस T2 माइनस T1 को इधर ले लेते हैं और अल्फा को इधर ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1, और बटे में क्या लिखा, अल्फा, और साथ में R1 और साथ में क्या आ गया, अल्फा। ठीक है, इनकी जगह इनके मान रख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मान रखते हैं, तो T2 माइनस, और ये क्या लिखा, T1 का मान 27। ध्यान रहे ये मान डिग्री सेल्सियस में है, तो जब हम T2 का मान ज्ञात करेंगे तो वो भी डिग्री सेल्सियस में ही आएगा। ठीक है, बराबर, और ये क्या लिखा, R2 117 माइनस क्या लिखा, R1 100, वापस बटे में क्या लिखा, R1 मतलब 100, और गुणित में अल्फा का मान 1.7 गुणित 10 की घात -4, ये हमने मान रख दिया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, बराबर 117 में से 100 घटेंगे तो ये बचेंगे 17, बटे में बच्चों ये जो 100 लिखा हुआ है इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो ये 10 की घात 2 प्लस की, और ये 10 की घात 4 माइनस की, तो आधार समान होंगे तो घातें जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी, तो 4 में से 2 घटेंगे, 2 बचेंगे, वो भी काय के, माइनस के। तो ये हो जाएगा 1.7 गुणित 10 की घात -2। ठीक है बच्चों, इसको उठा के हम कहां ले जाएं, ऊपर, तो घात माइनस की है प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएंगे 17 गुणित 10 की घात 2, और बटे में आएगा 1.7। अब आप देखेंगे यहां पर दशमलव कहीं भी नहीं है, तो दशमलव आखिरी में, उस दशमलव को हमने एक अंक इधर खिसका है, इधर, तो राइट से लेफ्ट खिसका है। तो हमने समझा है कि जब भी दशमलव को हम राइट से लेफ्ट खिसकाते हैं तो 10 की घात यदि प्लस में है तो बढ़ेगी, और माइनस में है तो घटेगी, ये प्लस में है तो बढ़ेगी, एक अंक खिसकाया तो एक घात बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएंगे बच्चों 1.7 गुणित 10 की घात 3, और बटे में भी रहेंगे 1.7, तो 1.7 से 1.7 कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 10 की घात 3। तो ध्यान से देखिएगा, T2 माइनस 27 बराबर कितने हो गए, 10 की घात 3। बच्चों 10 की घात 3 मतलब 10 गुणित 10 गुणित 10 3 बार, तो ये हो जाएगा 1000। इस 27 को अपन उधर पलट दें तो ये जो माइनस का पद है ये प्लस का हो जाएगा, तो T2 बराबर हो जाएगा 1000 और प्लस हो जाएंगे 27, तो T2 बराबर आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। इसका अर्थ क्या निकला, यदि हम ताप को बढ़ाकर 1027 डिग्री सेल्सियस कर दें तो जो प्रतिरोध पहले 100 ओम था वो बढ़ के 117 ओम हो जाएगा। ये एक और अंकित प्रश्न था, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं अगला अंकित प्रश्न क्या है। ध्यान से सुनिएगा,
अगला अंकित प्रश्न है, एक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, ध्यान सुनिएगा, एक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 7 ओम है, तो किस ताप पर प्रतिरोध 8 ओम होगा? किस ताप पर प्रतिरोध 8 ओम होगा? इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया हुआ है। बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध को हम R0 लिखते हैं, वो दिया हुआ है 6 ओम, 6 ओम दिया हुआ है। और अगला दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 7 ओम है, तो ताप दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस और इस पर जो प्रतिरोध दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 ओम। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर प्रतिरोध 8 ओम हो। मतलब हमें R' का मान दिया हुआ है 8 ओम और हमें T' का मान ज्ञात करना है, मतलब वह ताप ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि जब भी ताप ज्ञात करना हो और प्रतिरोध कौन सा, अंतिम प्रतिरोध और प्रारंभिक प्रतिरोध दिया गया हो, तो हमें ताप का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक की आवश्यकता होती है, अर्थात अल्फा के मान की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों मानों का उपयोग करके एक सूत्र की सहायता से अल्फा का मान ज्ञात करेंगे और जब अल्फा का मान आ जाए तो उसका उपयोग करके हम T' का मान ज्ञात करेंगे। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो एक सूत्र कभी आपने पढ़ा होगा, R बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। इसका उपयोग करके T की जगह T का मान रखेंगे, R0 की जगह R0 का मान रखेंगे, R की जगह R का मान रखेंगे और हम इससे अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, R का मान 7 है बराबर R0 का मान 6 है, ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ अल्फा, अल्फा जैसा है वैसा, गुणित में क्या लिखा हुआ है T का मान 100 है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, 7 बराबर इसका अंदर गुणा कर ले तो 6 कम 6 प्लस अल्फा 100 में 6 का गुणा 600, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस 6 को हमने इधर पलटा तो ये प्लस का एक आएगा, हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएंगे 7 माइनस 6 बराबर कितने होंगे, तो अल्फा गुणित 600। समझ में आ रहा है, 7 में से 6 घटेंगे 1 बराबर हो जाएंगे अल्फा गुणित 600। बच्चों हमें मान चाहिए अल्फा का, तो 600 का इधर पक्षांतर कर देते हैं, चूंकि ये 600 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, ये हो जाएंगे 1/600 इतने प्रति डिग्री सेल्सियस। ये हो गया अल्फा का मान। अब जब अल्फा का मान हमें मिल गया है तो हम इन मानों का उपयोग करके, मतलब इसका उपयोग करके और इसका उपयोग करके, इसी सूत्र की सहायता से हम अंतिम ताप ज्ञात करेंगे। तो अब प्रक्रिया क्या होगी बच्चों, ध्यान समझिएगा। तो देखें, सूत्र हम लिखेंगे इसी प्रकार का सूत्र लिखेंगे, लेकिन उसमें डैश लगा देंगे। तो उसको लिखेंगे R' बराबर क्या होगा R0 ब्रैकेट क्या होगा 1 प्लस अल्फा और साथ में क्या आ जाएगा T। ये T' अपन को ज्ञात करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, T' का मान ज्ञात करने के लिए हमें T' को छोड़ बाकी 3 मानों की जरूरत है। एक R', ये क्वेश्चन में दिया हुआ 8 है, ये R0 क्वेश्चन में दिया हुआ 6 है, ये जो अल्फा है ये हमने ज्ञात कर लिया है 1/600 है, तो क्लियर है हम T' का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, R' की जगह हमने R' का मान रखा जो कि 8, R0 की जगह R0 का मान रखा जो कि 6, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फा का मान अभी नहीं रख रहे हैं, जब जरूरत होगी हम तब रख देंगे, अभी कल ये लिए घूमेंगे उस मान को। अब ध्यान से देखिएगा, इस 6 को हमने इधर पलट दिया तो इधर 6 गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, उधर अकेला क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा T', तो उसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस अल्फा T' बराबर हो जाएगा 8/6। बच्चों इसको हम काट पीट कर सकते हैं, 2 तिया 6 तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएंगे 4 और बटे कितने हो जाएंगे 3, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, हमें मान चाहिए T' का, तो हमने इस 1 को उधर पलट दिया तो ये प्लस का एक आएगा हो जाएगा माइनस का, तो अल्फा T' बराबर आएगा 4/3 और माइनस कितने हो जाएंगे 1। अब इसको हल करें, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटे 1 और बटे कितने हो जाएंगे 3, तो यह हो जाएगा अल्फा T' बराबर हो जाएंगे 3 एकम 3, 4 में से 3 घटे 1 और बटे कितने हो गए 3। हमें मान चाहिए T' का,
तो अब समय आ गया है कि हमें अल्फा की जगह अल्फा का मान रख देना चाहिए। और ये क्या लिखा, अल्फा। बच्चों अल्फा का मान 1/600 है, तो 1/600 साथ में क्या आएगा टी डैश बराबर क्या होगा 1/3। हमने इस 600 का उधर क्रॉस गुणा कर दिया, तो इधर अकेला क्या बचेगा टी डैश बराबर हो जाएंगे 600 बटे कितने हो जाएंगे 3। 600 में 3 का भाग देते हैं, तो ये जो टी डैश है इसका मान आएगा 200 डिग्री सेल्सियस। कहने का तात्पर्य क्या निकला, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तार का प्रतिरोध 6 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर 7 ओम है, तो 200 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध 8 ओम होगा। ठीक है बच्चों, ये एक और अंकित प्रश्न है। अब हम इस यूनिट का एक आखिरी अंकित प्रश्न देखने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट और उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, और उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इसे 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई से 15.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध को जोड़कर चार्ज किया जाता है, मतलब आवेशित किया जाता है। तो हमें जो बैटरी आवेशित की जा रही है उसके सिरों के मध्य विभवांतर या जिसको टर्मिनल वोल्टता कहते हैं वो ज्ञात करना है, और प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करना है। मेन तो हमें टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को आप पूरा एक बार फिर सुन ले, ध्यान सुनिएगा। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इसे 120 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ 15.5 ओम का बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर आवेशित किया जाता है। बैटरी के सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए, ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। दिया क्या क्या है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बैटरी का विद्युत वाहक बल, उसको ही मान लेते हैं। बैटरी का विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम। बहुत अच्छा अंकित प्रश्न है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। डीसी सप्लाई का विद्युत वाहक बल, उसको हमने ई डैश माना, जो कि 120 वोल्ट। एक बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, वो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, जो कि 15.5 ओम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बैटरी के सिरों के मध्य, मतलब इस बैटरी जिसको हम चार्ज कर रहे हैं उसके सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना। अब उसको हम ज्ञात करें, मतलब किसका मान ज्ञात करना है, V। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों, जब भी किसी बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र यह होता है V बराबर E प्लस आई। ये इस सूत्र को आप देखेंगे तो इसके लिए हमें 3 मानों की जरूरत है। एक तो E दिया हुआ है, एक R ये भी दिया हुआ है, हमें चाहिए किसका मान, I का। तो सबसे पहले हमें उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करनी है। एक बार इस क्वेश्चन को हम चित्र बना के समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वो बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E है, इसका ये प्लस है और ये माइनस है, इसे हमें चार्ज करना है। जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कितना है तो 0.5 ओम, और ये कितना है तो 8 वोल्ट। इसको हम सप्लाई से जोड़ देते हैं, ये सप्लाई है। सप्लाई का विद्युत वाहक बल, इसको हमने क्या माना, ई डैश बराबर 120 वोल्ट है। बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत अच्छा अंकित प्रश्न है। और इसके साथ श्रेणी क्रम में हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा, जो कि R बराबर 15.5 ओम। यह पूरा क्वेश्चन। तो हमें ज्ञात करना है किसका मान, V का, मतलब इसके सिरों के मध्य यदि टर्मिनल वोल्टता कितनी है V, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग कर लें। एक तरीका यह है कि हम डायरेक्ट सूत्र का उपयोग कर लें। डायरेक्ट सूत्र होता है धारा बराबर, जो सबसे पहले हमें धारा चाहिए, तो धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। सरल सा काम,
कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, यदि विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है, मान लो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I, ये पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी, ठीक है। तो हम इधर से यदि जा रहे हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार हमने पढ़ा है बच्चों कि यदि हम सेल या बैटरी के अंदर माइनस सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक और उसके विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होता है। तो आप देखिए इधर से इधर आएंगे तो इसके माइनस पर आया, माइनस से किधर जा रहे हैं प्लस, तो ये विद्युत वाहक बल प्लस का होगा जिसको हमने 120 माना। अब इससे निकल के हम यहां पहुंचे तो हम इस बैटरी के प्लस पे आ रहे हैं, प्लस से किधर जाएंगे माइनस, तो ये विद्युत वाहक बल माइनस का होगा। तो यदि हमसे कहा जाए कि इस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे उसके लिए, तो हम ई डैश में से ई को घटा देंगे, ये कुल विद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बच्चों, उस कुल विद्युत वाहक बल को हमने ई डबल डैश माना। कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने समझाया कि हम ई डैश में से किसको घटा देंगे, ई को। तो ई डैश माइनस क्या हो जाएगा बराबर, बच्चों ई डैश का मान है 120 में से हम घटाएंगे कितने को, 8, क्योंकि ई का मान 8 है। तो 120 में से हम 8 को घटाएंगे तो ई डबल डैश बोले तो कुल विद्युत वाहक बल का मान 112 वोल्ट आएगा। ये कुल विद्युत वाहक बल हो गया। अब हमें चाहिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। बच्चों आपने समझा होगा पुराने अध्यायों में कि किसी भी परिपथ का कुल प्रतिरोध दो प्रतिरोधों का योग होता है, आंतरिक प्लस बाह्य। तो आप देखिए ये आंतरिक है और ये बाह्य है, यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध उसे हमने क्या लिखा, आर डैश बराबर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, मान रख देते हैं यहां पे। बच्चों ये जो आर लिखा हुआ है इसका मान 0.5 है और प्लस में ये जो कैपिटल आर लिखा है इसका मान 15.5 है, ठीक है। तो ये टोटल मान हो जाएगा आर डैश बराबर 16 ओम। ये हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध और ये हो गया कुल विद्युत वाहक बल। हमें चाहिए धारा, तो धारा का सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, हमें चाहिए आई, आई बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। मान रख देते हैं इसमें, तो ई डबल डैश का मान है 112, बटे में क्या लिखा हुआ है बच्चों, आर डैश, आर डैश का मान है 16, यहां रख देते। अरे तो भाग देना पड़ेगा और भाग देने के लिए हमें 16 का पहाड़ा पता होना चाहिए। तो आपको याद होगा 16 का पहाड़ा, तो 112 में हम 16 का देंगे भाग, तो 16 सत्ते 112, मतलब भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो आई बराबर हो जाएगा 7 एम्पीयर। ये तो हो गई प्रवाहित विद्युत धारा, और हमें चाहिए टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता, जब भी हम किसी बैटरी को आवेशित करते हैं तो टर्मिनल वोल्टता का मैंने आपको सूत्र बताया था बच्चों, सूत्र है V बराबर E प्लस आई आर, E प्लस आई आर रखते हैं मान इसमें। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, E, E मतलब जिस बैटरी को हम आवेशित कर रहे हैं उसका विद्युत वाहक बल, तो वो हो गया R, चिन्ह काय का प्लस, फिर क्या लिखा I, बच्चों I का मान 7 गुणित स्मॉल r का मान 0.5 बराबर 8 प्लस 7 का इसमें गुणा करते हैं तो 7 पंजों 35, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 3.5। बच्चों यदि हम 8 में 3.5 को जोड़ते हैं तो डेफिनेट V का मान आएगा 11.5 इतने वोल्ट, और ये होगी टर्मिनल वोल्टता। तो याद कीजिए, कभी हमने अध्याय 3 में पढ़ा है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर, विभवांतर मतलब टर्मिनल वोल्टता में क्या अंतर होते हैं। तो एक जो अंतर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब हम सेल को आवेशित करते हैं तो विभवांतर का मान अधिक होता है और विद्युत वाहक बल का मान कम होता है, लेकिन जब हम सेल से विद्युत धारा लेते हैं तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है, मतलब विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है और विभवांतर का मान कम होता है, ठीक है बच्चों। और ये यूनिट नंबर 2 के अंकित प्रश्न थे, ठीक है। तो आज हम इसमें इतना ही रखते हैं, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम यूनिट नंबर 3 के अंकित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही रखते हैं और ध्यानपूर्वक आप इनको समझिएगा, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आएंगे, ठीक है।